स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF वहाँ पे दे दिया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए भूस्तरीय, बी ऑफसेट, सी बल्ब या डी जल बीजाणु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल बीजाणु कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं करता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परिपक्व आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 7 कोशिकीय और 7 केंद्रकीय, बी 8 कोशिकीय या 7 केंद्रकीय, सी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, डी 8 कोशिकीय या 8 केंद्रकीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शरीर में वह स्थान जहां शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन संपन्न होता है वह स्थान है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए गर्भाशय, बी अंडाशय, सी योनि या डी फ्लोपियन ट्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोपियन नली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जन्म नियंत्रण तकनीकी में से कौन पुरुषों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए ट्यूबेक्टोमी, बी वेसेक्टोमी, सी आईयूडी या डी मौखिक गोलियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर जॉन मेंडल या सी TH मार्गन या डी हरगोबिंद खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 44 + XXY, बी 44 + XO, सी 44 + XXX या डी 45 + XY। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 + XO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए वाटसन और क्रिक, बी जैकब और मोनोड, सी मेसलसन और स्टॉल या डी नेरेनबर्ग और खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैकब और मोनोड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन डेली, यानी कि अभी एग्जाम तक कराया जाएगा। और जो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा VVI, जो कि उसी में से छपेगा। जो भी 15-20 क्वेश्चन होंगे वो दे दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA का प्रतिकृति होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है केवल अर्ध संरक्षी, बी अर्ध संरक्षी और गैर संरक्षी, सी केवल संरक्षी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल अर्ध संरक्षी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का प्रयोग किस पर था? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए प्राकृतिक चयन पे, बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति या सी उत्परिवर्तन या डी पुनरावृत्ति सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए मलेरिया, बी एड्स, सी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो एड्स बीमारी है दोस्तों, यो यौन संचारित रोग है, यानी कि यौन संबंध बनाने से वह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लाज्मा कोशिका द्वारा, बी टी लिम्फोसाइट द्वारा, सी RBC द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
प्लाज्मा कोशिका द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडल परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए एड्स, बी टाइफाइड, सी कैंसर या डी मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए चिकित्सा और बी कृषि, सी दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी पॉलीमरिक चेन रिप्लेक्शन, सी प्रोटीन चेन रिएक्शन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन क्लोनिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला वाहक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लाज्मिड, बी कॉस्मिड, सी जीवाणु भोजी, डी इन ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। तो आप लोग मैं पहले से ही बताते आता हूं दोस्तों कि अगर ऑप्शन में दिख रहा है ऑल ऑफ दीज यानी कि आप इसमें से सभी, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि उसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिसमें ये सभी रहता है वही आंसर सही रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या बी डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, यानी कि गोल्डन राइस में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार क्या दर्शाता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता या डी शीर्ष उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार क्या है? उत्पादक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? यानी कि ओजोन परत की जो मोटाई मापने का जो मात्रक क्या है आखिर? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए डेसिबल, बी डॉप्सन, सी किलोमीटर या डी नैनोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ये आपका क्या कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है दोस्तों, बी मीथेन भी रहता है और जो डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी इसको शॉर्टकट में बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी ग्रीन हाउस गैस में जरूर उपस्थित रहता है दोस्तों। तो इसमें से 3 गैसें उपस्थित रहते हैं, सिर्फ ये नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बॉटनिकल गार्डन, बी वन्यजीव सफारी पार्क, सी राष्ट्रीय उद्यान या डी बीज बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए आणविक कैंची, बी आणविक गोंद, सी प्लाज्मिड या डी वेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आणविक कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्पों के क्या लक्षण है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए छोटे चमकीले रंग के, बी छोटे और रंगहीन, सी बड़े और सुगंधित, डी छोटे और मकरंद युक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटे और रंगहीन वायु परागित पुष्पों के लक्षण है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सहलग्नता का पता किसने लगाया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए मेंडल ने, बी सटन ने, सी मॉर्गन ने या डी डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परागकण की बाह्य भित्ति किससे बनी होती है?
तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए पेक्टुसेलुलोज की, बी सेलुलोज की, सी स्पोरोलिनेन की, या डी लिग्निन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है दोस्तों परागकण का बाह्य भित्ति, यानी कि बाहरी हिस्सा जो बना होता है क्या चीज का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस हार्मोन को जन्म हार्मोन या ऑक्सीटोसिन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन, सी एलएच, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन को ही जन्म हार्मोन के नाम से या ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या है, एक उदाहरण दे। उत्तर दिया हुआ है प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये जीवाणु जनित रोगों के उपचार में अत्यंत उपयोगी होते हैं। और इसका जो उदाहरण दिया हुआ है क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार का जीवाणु है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी का पूर्ण रूप क्या है, यह क्या दर्शाता है? यानी कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है और किसको शो करता है, यानी कि क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है बीओडी का पूर्ण रूप जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और यह जल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। और आगे लिखा हुआ है बीओडी का मतलब है कि जल में प्रदूषण का स्तर अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर दिया हुआ है अनिषेक जनन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही अंडाणु विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। यह प्रायः कुछ रेटिफर्स मधुमक्खियों, छिपकलियों और कुछ पक्षियों में देखा जाता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों पुनर्नियोजन डीएनए तकनीक क्या है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है पुनर्नियोजन डीएनए तकनीक आनुवांशिक इंजीनियरिंग का एक प्रमुख उपकरण है। इसमें 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए अणु बनाया जाता है। यह तकनीक किसी जीव के आनुवांशिक गुणों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में मुख्य रूप से रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लिज का उपयोग होता है। तो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों जीन चिकित्सा क्या है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है जीन चिकित्सा आनुवांशिक रोगों के उपचार का एक विधि है। तो इसमें किसी व्यक्ति में उपस्थित दोषपूर्ण जीन यानी कि डिफेक्टेड जीन को एक सक्रिय फंक्शनल जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक दोषों को जड़ से ठीक करना है। अब हम देखने वाले हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है मलेरिया रोग का रोगजनक वाहक और इसके लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है मलेरिया एक गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और यह रोगजनक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों मलेरिया रोग प्रोटोजोवन परजीवी प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजाति के कारण होता है। मानव में सबसे गंभीर और घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलेस्पेरम के कारण होता है। दूसरा है वाहक। इस रोग का वाहक मादा एनीफ्लीज मच्छर। यह मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी को उठा लेता है और फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटकर उसे संक्रमित कर देता है। और तीसरा है मलेरिया के लक्षण। आखिर लक्षण क्या होते हैं? तो मलेरिया के निम्नलिखित लक्षण है जो हम अभी देखने वाले हैं। तो मलेरिया के जो लक्षण है दोस्तों तेज बुखार, यानी कि जब आपको मलेरिया होगा तो उसमें जानते हैं आपको तेज बुखार यानी कि हाई फीवर होगा। यह लक्षण हर 3-4 दिन में एक विशिष्ट चक्र में दोहराया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा तेज बुखार होने के बाद आपको तबीयत ठीक लगने लगेगा, फिर 3-4 दिन में यह दोहराया जाता है, यानी कि फिर वो ऐसा ही आपको लगने लगेगा। तो आप जानिएगा कि आपको मलेरिया हो गया है। अब दूसरा है ठंड लगना और कपकपी। तेज बुखार आने से पहले रोगी को बहुत तेज ठंड लगती है। और नेक्स्ट है पसीना आना। बुखार उतरते ही
उतरते समय अत्यधिक पसीना आता है। और लास्ट है अन्य सामान्य लक्षण सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी है। और दूसरा क्वेश्चन है जीन उत्परिवर्तन क्या है, इसके प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका उत्तर दिया हुआ है जीन उत्परिवर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन जीव के जीन के उत्पाद को प्रभावित करता है। जीन उत्परिवर्तन के दो मुख्य प्रकार हैं दोस्तों। तो पहला है बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। तो इसका लिखा हुआ है यह डीएनए के केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड युग्म यानी कि बेस पेयर में परिवर्तन के कारण होता है। उदाहरण सिकल सेल एनीमिया। इसका जो उदाहरण दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ग्लूटामिक अम्ल की जगह पर बेलिन आ जाता है। दूसरा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। यह कैसा विधि है दोस्तों? तो इसमें लिखा हुआ है यह एक अधिक न्यूक्लियोटाइड के विलोप या समावेशन के कारण होता है। इस उत्परिवर्तन से पूरे रीडिंग फ्रेम में बदलाव आ जाता है, जिससे उस बिंदु के बाद बनने वाले सभी अमीनो अम्ल का अनुक्रमण बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों प्लेसेंटा क्या है, मानव में इसके दो प्रमुख कार्य लिखें। तो इसका उत्तर दिया हुआ है प्लेसेंटा एक अस्थायी ऊतक संरचना है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की भित्ति में विकसित होती है। यह मां और विकासशील भ्रूण के बीच शारीरिक और कार्यात्मक संबंध स्थापित करती है। और प्लेसेंटा के दो जो प्रमुख कार्य हैं वो लिखा हुआ है दोस्तों। पहला पोषण और श्वसन। यह मां के रक्त से भ्रूण को पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही यह भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को मां के रक्त में स्थानांतरित करता है ताकि वे उत्सर्जित हो सके। और दूसरा है अंतःस्रावी कार्य। प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और कई महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करता है, जैसे मानव अप्रा गोनेडोट्रोपिन जो कार्पस और ल्यूटियम को बनाए रखता है, और बी है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को जो गर्भावस्था को बनाए रखने और भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। कि सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर उसको जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उस पर भी वीडियो आने वाला है जल्द ही, तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें।